ध्यान दो बेटा, निम्नलिखितों की स्थितियां प्राप्त कर लिए थे। आप पहली बार क्या किए थे, बातचीत बंद करोगे तभी तो समझ में आएगा। दिव्यांश, हम लोग ये मान लिए थे, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन हो गया था। पहले आप बीएम यानी पथांतर, पहले और 100वें स्रोत से चलने वाले तरंगों के बीच पथांतर कितना माने थे, लेमडा, लेमडा मान लिए थे। उसके बाद आप क्या माने, 2 लेमडा, फिर क्या माने 3 लेमडा, 4 लेमडा। लेमडा और 2 लेमडा को हम समझा भी दिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे। लेमडा को यहाँ पे मान के एक्सप्लेन किया गया है कि पहले आधे भाग और दूसरे आधे भाग से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना आएगा, संगत तरंगिकाओं के बीच, लेमडा बाई 2। और लेमडा बाई 2 आता है तो कौन सी पट्टी मिलेगी आपको, अधिक। बात समझा, देखो लेमडा बाई 2 का विषम गुणक क्या मिलेगा, अधिक, क्योंकि विपरीत कला में मिलेंगे, विपरीत कला में मिलेंगे तो वहां पर अधिक बैंड बनाते हैं, जिसे हम लोग निम्निष्ठ कहते हैं। लेमडा मानकर किए थे, ऐसे 2 लेमडा मानकर यही समझा दिए थे, फिर मिटा दिए थे। तो इसी प्रकार से 3 लेमडा के लिए आप मानना, 2 लेमडा माने थे तो 4 भागों में बांटे थे, 3 लेमडा के लिए 6 भागों में बांटना, 4 लेमडा मानना 8 भागों में। पूरा एक्सप्लेनेशन सेम है, ठीक है, और कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक इसी प्रकार से जब बी एम बराबर डी साइन थीटा जो था उसको आप लेमडा मानोगे, 2 लेमडा मानोगे, 3 लेमडा मानोगे, तो पी पर कैसी पट्टी मिलेगी, अधिक, तो पी पर निम्निष्ठ प्राप्त होगा। क्लियर है। इसको जनरल टर्म में फार्मूला बना सकते हो, देखो कैसे, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा लिखा ना, तो डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा आप लिख सकते हो, और बता देना जहां एन बराबर 1 2 3। बात समझ में आ रही है। तो एन की जगह 1 रखोगे तो लेमडा मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 लेमडा, 3 रखोगे तो 3 लेमडा, यानी कि जनरल फार्मूला बन गया आपका, व्यापक फार्मूला। अब यहां से देखना, बट थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, अगर थीटा बहुत छोटा कोण होता है तो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, साइन थीटा लगभग थीटा लिख सकते हो, टैन थीटा लगभग थीटा, और कॉस थीटा अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू 1, ये सब पढ़ चुके हो। तो साइन थीटा जहां पर था बेटा, वहां पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, थीटा, और थीटा रो को डी गुणे में उधर जाएगा भाग, तो प्लस माइनस एन लेमडा बाई डी। अब प्लस माइनस क्यों आ गया, तो ध्यान रखना ये निम्निष्ठ की स्थिति है, किसकी है बेटा, और यन लिखने, यन की जगह 1 रखोगे तो पहला निम्निष्ठ की स्थिति होगी, 2 रखोगे तो दूसरे निम्निष्ठ की स्थिति होगी, 3 रखोगे तो तीसरे निम्निष्ठ की स्थिति होगी। यन लिखा है तो इसलिए थीटा को हम लोग लिखेंगे यनवी निम्निष्ठ की स्थिति। और कौन सी स्थिति, रेखीय स्थिति नहीं, कोणीय स्थिति, कोण के फॉर्म में है ना ये। तो थीटा जो मिला आपको यनवे निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति मिली, और प्लस माइनस लिखने का मतलब है कि केंद्रीय उच्चिष्ट जो होगा, जिसको आपने मुख्य उच्चिष्ट कहा है, उसके दोनों ओर निम्निष्ठ प्राप्त होगा, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे, इसीलिए प्लस माइनस। ध्यान देना, यहाँ पे आप समझ सकते हो, अगर ये O बिंदु है, यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट होगा, यहाँ पे एक निम्निष्ठ मिला, बात समझ में आ रही है, पहला निम्निष्ठ मिला, तो यहाँ पर जो कोण होगा उसको आप θ1 लिखोगे, पहला निम्निष्ठ मिला है ना, और उतनी ही दूरी पर यहाँ पर अगर ये P बिंदु था, मान लेना वो P बिंदु था, तो ये क्या होगा, P डैश, यहाँ पर भी निम्निष्ठ होगा। तो आप सब जानते हो, जब एंटी क्लॉकवाइज में कोण हम लोग मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, कैसा लेते हैं बेटा, और जब क्लॉकवाइज में कोण मेजर करते हैं θ2, तो इसको हम लोग कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो इसीलिए इस कोण को क्या कर दिया गया है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों लिख दिया। और यहाँ पर ध्यान देना, ये दोबारा समझा रहा हूँ, कल आप समझ चुके हो। जहाँ पे थीटा क्या है, यनवी निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति होगी, आपको पहले निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति प्राप्त करनी है, तो आप क्या करोगे, यन की जगह 1 रखोगे, 1 रख दिए, तो यन का मान 1 रखोगे तो 1 से गुणा कराओगे, प्लस माइनस लेमडा बाई डी। क्लियर है। और ये कोण है, रेडियन में आएगा, ठीक है। तो आप बताओगे लेमडा बाई डी कोण ऊपर और लेमडा बाई डी कोण नीचे, दोनों ओर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ मिलेगा। और जब दूसरा निम्निष्ठ प्राप्त करना होगा तो यन का मान 2 रख देना इसमें, तो 2 लेमडा बाई 3, 2 लेमडा बाई डी ये मिलेगा आपको, ऊपर भी और नीचे भी, इतने कोण पर दूसरा निम्निष्ठ। 3 रखोगे तो तीसरी निम्निष्ठ मिलेगी, तो 3 लेमडा बाई डी केंद्रीय उच्चिष्ट के ऊपर और केंद्रीय उच्चिष्ट के नीचे, इतने कोण पर तीसरा निम्निष्ठ मिलेगा। तो ऐसे आप जितने मन के उतने निम्निष्ठों की स्थितियां क्या कर सकते हो, लेकिन कोणीय स्थिति ये याद रखना है। बताओ बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ हाँ,
कोई बात नहीं, यहाँ पे जो मैंने फिगर बना रखा है हम उसके हिसाब से बता रहे हैं आप। यहाँ पे ऐसे बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट होगा, इसके बाद निम्निष्ठ बनेगा तो इधर भी निम्निष्ठ होगा, फिर उच्चिष्ट होगा, फिर निम्निष्ठ, तो इसलिए ऊपर नीचे बोल रहे हैं ऐसे। बात समझ में आ रही है। किसी भी एक ओर आप प्लस लोगे तो दूसरी ओर माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस का चिन्ह जो है केवल आपको ये बताएगा कि जो निम्निष्ठ की स्थितियां होंगी वो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर होंगी, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? और कोई डाउट? तो यहाँ तक आप पहले पढ़ लिए थे। तो आप मुख्य उच्चिष्ट की स्थिति बता दिए, कहाँ पर बनेगा, एकदम केंद्र पर, जब पथांतर 0 होगा। एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। निम्निष्ठ की सारी निम्निष्ठों की स्थिति आपने इस फार्मूले से बता दी कि यहाँ पर बनेगा। अब बचता है द्वितीयक उच्चिष्ट। क्या बचता है? बस उसी को एक्सप्लेन कर दो कि कहाँ कहाँ वो बनेगा। तो हम सभी पहले से जानते हैं बेटा, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच में एक उच्चिष्ट बनता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? केंद्रीय उच्चिष्ट को छोड़कर जितने भी उच्चिष्ट बनेंगे उनका जो इंटेंसिटी होगा वो कम होगा, और उन्हें हम द्वितीयक उच्चिष्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वितीयक उच्चिष्ट बोलेंगे। इसको आप समझिएगा। यहाँ पर मैंने समझा रखा है कि द्वितीयक उच्चिष्टों की स्थितियां कैसे ज्ञात करेंगे। दो क्रमागत निम्निष्ठों के मध्य बने कम चमकीले बैंड को द्वितीयक या गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं। ये तो बात आपको पता है। अब इसी तरीके से मानकर एक्सप्लेनेशन आपको करना है। ये मैं नए पेज पे आपको समझा देता हूँ फटाफट, ठीक है ना? तभी आपको समझ में आएगा। सब कुछ करना हम लोग मानेंगे। यदि BM जो पथांतर था, बात समझ में आ रही है, किसके बराबर आप कैलकुलेट किए थे? D sin थीटा। इसी को तो मान के आप कर रहे थे। पहले आप क्या माने? लेमडा मान लिए, 2 लेमडा मान लिए, 3 लेमडा मान लिए, 4 लेमडा मान लिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे आप मानते गए, और इन सभी पर आपको क्या मिला? जब BM की वैल्यू ये सब थी तब आपको क्या मिल रहा था? P पर अदीप्त बैंड। क्या मिल रहा था बेटा? ऐसे। अब हम लोग यहाँ पर क्या माने? सबसे बड़ी बात तो यही है। सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा कि दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच में एक उच्चिष्ट होगा। क्या होगा बेटा? यानी कि अब आपको लेमडा और 2 लेमडा के बीच में मानना है। पथांतर क्या मानना है बेटा? लेमडा और 2 लेमडा के बीच में। और मान क्या कह सकते हो? यहाँ पे ध्यान देना, यही तो था आपका। हाँ, ये डिलीट हो गया था तो स्क्रीनशॉट लिया गया, इसलिए इतना वो आ रहा है ना, नहीं तो अभी सही हो जाता। ध्यान देना, अदीप्त पट्टी के लिए, अदीप्त पट्टी के लिए पहले आपने क्या माना था? n लेमडा वाला फॉर्म, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा ऐसे मान लिए थे। बात समझ में आ रही है? अब आपको इसके दूसरा तरीका है, यहाँ से आप समझ सकते हो, लेमडा बाई 2 का विषम गुणक आपको मानना है। क्या मानना है बेटा? लेमडा बाई 2 का विषम गुणक, यानी 2n-1 क्या है? विषम गुणक है। n का मान 1 2 3 कुछ भी रख के देखो, n का मान 1 रखोगे तो 2 1 कम 2 में से 1 जाएगा 1 लेमडा बाई 2, यानी कि लेमडा बाई 2 का विषम गुणक ही तो मिला। 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा 3 लेमडा बाई 2, विषम गुणक ही तो मिला लेमडा बाई 2 का, ठीक है ना? ये चीज तो आप n लेमडा वाला मान चुके थे, लेमडा बाई 2 का विषम गुणक आपको मानना है। लॉजिक समझा रहा हूँ बेटा यहाँ पर। तो अब आपको मानना है लेमडा बाई 2 का यहाँ पे जो गुणक होगा वो कैसा होगा? विषम। यहाँ से एक लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक मैंने कहा, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच में एक उच्चिष्ट होगा, तो लेमडा और 2 लेमडा के बीच में आप मान लो कोई तरंग दैर्ध्य, आप बोल सकते हो सर 3 लेमडा बाई 2 मान सकते हो। क्या मान लेंगे? 3 लेमडा बाई 2। देखो लेमडा बाई 2 का विषम गुणक है कि नहीं है? तो आप कहोगे सर लेमडा बाई 2 का विषम गुणक तो ये भी है, लेमडा बाई 2 गुणे 1, यानी कि केवल लेमडा बाई 2 है ना। लेकिन ये नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि आप बताओगे बीच में जो एक उच्चिष्ट मिला था बेटा, उसको आप क्या बोलते थे? केंद्रीय उच्चिष्ट। ये क्या है? मुख्य उच्चिष्ट। और यहाँ पर क्या होगा? निम्निष्ठ। क्या होगा बेटा? कौन सा निम्निष्ठ होगा? प्रथम निम्निष्ठ। ये वाला प्रथम होगा। तो प्रथम निम्निष्ठ और मुख्य उच्चिष्ट, प्रथम निम्निष्ठ पर क्या माने थे? लेमडा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर पथांतर क्या माने थे? 0। तो 0 और लेमडा के बीच में कोई ऐसा पथांतर नहीं होगा जहां पे फिर उच्चिष्ट मिले। भैया एक उच्चिष्ट मुख्य उच्चिष्ट तो ये पहले से ही है, तो मुख्य उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के बीच में गौड़ उच्चिष्ट थोड़े बनता है, वहां पे तो बनता ही नहीं ना।
तो इसलिए आप λ/2 नहीं मानोगे। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया। मैंने कहा λ/2 का विषम गुणक ले सकते हो, तो आप बोलोगे सर λ/2 का विषम गुणक कुछ इस प्रकार से होगा, λ/2 गुणे 1, फिर 3 λ/2, फिर 5 λ/2, फिर 7 λ/2, ये सब आप मान सकते हो क्योंकि 2 लैम्डा और लैम्डा के बीच में ये मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है? ऐसे 2 लैम्डा 3 लैम्डा के बीच में मिल जाएगा, ऐसे मिलता चला जाएगा। लेकिन आप अगर सोच रहे हो लैम्डा और जीरो, आगे तो जीरो होगा ना, तो जीरो जब पथांतर होता है तब तो मुख्य उच्चिष्ट होता है। बात समझ में आ रही है? और जब लैम्डा पथांतर हुआ तो प्रथम निम्निष्ठ बना, तो प्रथम निम्निष्ठ और मुख्य उच्चिष्ट के बीच में कोई द्वितीयक उच्चिष्ट नहीं होता। कोई द्वितीयक उच्चिष्ट होता है? नहीं होता। तो इसलिए जीरो और लैम्डा के बीच में आप पथांतर नहीं लो, यहां से आप कुछ भी मान सकते हो। तो आपको क्या मानना है ये समझ में आ गया? क्या मानना है? 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, और मान के फिर अभी हम लोग देखेंगे क्या बनेगा। हम नहीं बता रहे कि आपको उच्चिष्ट ही बनेगा, ठीक है ना, आप खुद ही एक्सप्लेन करके देखना क्या मिलता है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया जाए। बस यहाँ पर हम मान क्या रहे थे? 3 λ/2 क्यों मान रहे थे वो आपको समझा दें। क्लियर है? चल λ/2 का विषम गुणक लेना है, लेकिन केवल λ/2 नहीं लेना है। बिल्कुल सही। यहाँ पर आप लिखोगे 3 λ/2। ये क्या कर रहे हो बेटा? मान रहे हो। ऐसा मान रहे हो कि यदि bm की वैल्यू यानी d sin थीटा की वैल्यू कितना है? 3 λ/2 है। तब देखते हैं क्या होगा। बहुत ध्यान से समझना, वही एक्सप्लेनेशन रहेगा। ये रेखा छिद्र ले लेना ऐसे। ये बिंदु कौन सा है बेटा? ए। और ये बिंदु कौन सा है? बी। यहाँ से भी तरंगिका चल रही है, द्वितीयक तरंगिका। ए और बी के बीच में बहुत सारे प्रकाश स्रोत होंगे ना, जितने भी बिंदु होंगे उन सभी से द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी। लेकिन ए से जो चल रही है और बी से जो चल रही है उनके बीच पथांतर ज्ञात करने के लिए ए से आप क्या करते थे? इस पर एक लंब डालते थे। यहाँ पर आप डाल दिए, और इस बिंदु को ही तो आप क्या मानते थे? एम। क्या मानते थे बेटा? तो बी और एम की वैल्यू आपने कितना माना? यहाँ पे 3 λ/2 आपने मान लिया है। और देखते हैं पी पर क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मिलता है कि निम्निष्ठ मिलता है कि क्या मिलता है। तो जाहिर सी बात है निम्निष्ठ नहीं मिलेगा, क्योंकि निम्निष्ठ मिलने के लिए आपने बी एम बराबर मान रखा है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इस क्रम में होता तब निम्निष्ठ मिलता है ना। चलो फिर भी एक्सप्लेन करिए बेटा। और ए और बी के बीच में बहुत सारे ऐसे प्रकाश स्रोत होंगे, बहुत सारे प्रकाश स्रोत। क्लियर है? इसकी वैल्यू कितनी थी कोण की? तो थीटा कितनी थी बेटा? थीटा थी। अब ध्यान देना, इसको हम लोग 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। 3 λ/2 माने हैं, 3 बराबर भागों में बांट दो। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। नाम भी इनका रख दो कुछ। अच्छा, यहाँ से भी तरंगिकाएं चलेंगी, यहाँ से भी चलेंगी ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे चलेंगी, प्रत्येक बिंदु से चलेंगी। और इनको नाम दे दो कुछ। ये ए था बेटा और ये आपका बी था। इसको मान लेना ए डैश। क्या मान लेना बेटा? और इसको मान लेना ये यम था, इसको मान लेना एम डैश, और इसको मान लेना एम डबल डैश। चलो यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब आप समझिएगा, अगर 3 बराबर भागों में बांटे हो तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी? स्रोत ए और बी के बीच की दूरी बताओ। डी था ना, तो 3 बराबर भागों में बांट रहे तो 3 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सही। आप बताओगे सर ये d/3 होगा, ये भी d/3 होगा, और ये भी d/3 होगा। आराम से समझना, एक्सप्लेनेशन ये आपको समझना है, ठीक है। अब अगर ये लंब डाले थे, ये 90 पे होगा तो ये भी 90 पे, ये भी। हम लोग मानते हैं समांतर हो गए, बहुत दूर है ना पर्दा, मान लेते हैं कि समांतर, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, 90 डिग्री और ये थीटा, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा लंब। और आपको यही सब चाहिए, बी डैश एम डैश निकालते हैं बेटा। पहले बी डैश और एम डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा बी डैश एम डैश, बी डैश एम डैश, ये लंब था।
और लंब बटे कर्ण लिखना, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, यहाँ से यहाँ तक, यही तो कर्ण होगा ए बी डैश। क्या होगा बेटा? तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। अच्छा, बी डैश और यम डैश आपको चाहिए। ए बी डैश क्या है? भाग में उधर जाएगा, तो ए बी डैश इंटू साइन थीटा। बेटा ए बी डैश की वैल्यू बताना, बताओ बताओ बताओ, आप बताओ शिवेंद्र। बिल्कुल सही। ए बी डैश की जो वैल्यू होगी बेटा यहाँ तक होगी, और d/3 प्लस d/3 हर बराबर है, तो डी कितना हो जाएगा? 2d/3। तो ए बी डैश की जगह आप लिखोगे 2/3 इंटू डी, यही तो लिख सकते हैं, यानी 2d/3। और इंटू क्या था बेटा? साइन थीटा। अरे भाई डी साइन थीटा को ही तो माने हो 3 λ/2, क्या मान दिए रखे हो? इसके बराबर 3 λ/, यहाँ वैल्यू पुट करना, तो 2/3 और इंटू 3 λ/2। तो 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। 3 से 3 क्या हुआ? कट गया। कितना बचा? यहाँ पर लिख दो, इसकी वैल्यू है सर लेमडा, निकाल लिए। ऐसे बेटा हम लोग ए डैश और एम डबल डैश की निकालेंगे, λ/2 आएगा, हालांकि निकाल देते हैं, देखो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसकी वैल्यू निकालना आपको, ए डैश एम डबल डैश, इसी की तो वैल्यू निकालना है। तो न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कट, ए डैश लंब बटे कर्ण किसके बराबर होगा? साइन थीटा। आपको ए डैश और यम डबल डैश चाहिए, रोक लो। ए डैश क्या है? भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो ए डैश इंटू साइन थीटा। ए डैश की वैल्यू d/3, यहाँ पर वैल्यू पुट करना बेटा d/3 और इंटू साइन थीटा। तो डी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/3 को आगे लिखना और गुणे डी साइन थीटा की वैल्यू 3 λ/2। तो 3 से 3 कटेगा, λ/2, वही तो बता रहे थे। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? तो आप बताओगे, यहाँ पे जो होगा बेटा λ/2, यही तो होगा। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। और 3 बराबर भागों में बांट रहे हो बेटा, तो स्रोत कुछ मान लो, सपोज करना यहाँ पर पहला स्रोत होगा, यहाँ पर 100 माने हो तो अप्रॉक्सीमेट 33, यही ना? 33, और ये कितना होगा? 66। इसको 99 कर लो, ज़्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? मान लो 99 पॉइंट सोर्स है। आप ध्यान से समझना, स्रोत कौन कौन सा स्रोत? तो स्रोत 1 व 33 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर, ऐसे रफ टाइप समझ लेना बेटा। चलो भाई बताओ आप लोग, स्रोत 1 व 33 से, 1 से चलने वाली तरंगिका ये है और 33 से चलने वाली तरंगिका ये है, इन दोनों के बीच पथांतर इतना ही तो है, मीन्स λ/2। वेरी गुड। और अगर λ/2 दो तरंगिकाओं के बीच पथांतर है तो विपरीत कला में जाकर मिलती हैं, ऐसा आप पहले देख चुके हो। यहाँ पर देखो λ/2 का विषम गुणक यानी एक विषम गुणक है ना, तो λ/2 अगर है तो कैसी पट्टी मिलेगी आपको? यानी कि ये 1 नंबर स्रोत से जो चलेगी तरंगिका और 33 नंबर स्रोत से जो तरंगिका चलेगी वो P पर जाकर, अच्छा ये कौन से तरंगिकाओं की बात हो रही है? जो P पर पहुंचती है। किस पर बेटा? P पर पहुंच रही है, ठीक है ना? तो विपरीत कला में मिलेगी और वहां पर आदित्य बैंड बनेगा। अच्छा ऐसे आप 1 के बाद 2 होगा ना, और 33 के बाद 34, तो आप बताओगे स्रोत 2 व 34 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर क्या होगा बेटा? उतना ही होगा। ऐसे बेटा आप बताओगे 3 व 35 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर उतना ही होगा। यानी ये वाला पूरा भाग से चलने वाली तरंगिका और ये वाले यानी ए डैश भाग से चलने वाली तरंगिका और ए डैश बी डैश भाग से चलने वाली तरंगिका, संगत तरंगिकाओं के बीच में पथांतर λ/2 ही रहेगा कि नहीं? तो ये वाला पूरा भाग इस वाले पूरे भाग को निरस्त कर देगा, यानी वहां पर विपरीत कला में जाकर मिलेंगे। तो कौन सी पट्टी मिलेगी? आगे। लेकिन कुछ बच जाए, ये देखो तीसरा भाग बच गया, ये वाला भाग बच दिख रहा है आपको। तो बी डैश और बी
के बीच में जितने भी नए तरंग स्रोत होंगे वहां से जलने वाली जो तरंगिकाएं होंगी वो पी पर मिलेंगी और दीप्त बैंड बनाएंगी। लेकिन देखो पूरे प्रकाश का 1/3 भाग ही पहुंच पाएगा पी पर। इसीलिए बेटा, इसीलिए गौड़ उच्छिष्ट जो होते हैं उनकी तीव्रता कम होती है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, कि प्रकाश का कुछ भाग ही पहुंच पाता है, सभी प्रकाश नहीं पहुंच पाते वहां पर। जबकि केंद्र में आप देखते थे सारे प्रकाश पहुंचते थे। बात समझ में आ गई? तो याद रखना, अधिकांश प्रकाश जो होता है वो केंद्र पर ही पहुंचते हैं और केंद्रीय उच्छिष्ट का निर्माण करते हैं। तो 2 भाग क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ये वाला पहुंचेगा और वहां पर उच्छिष्ट मिलेगा। यानी आपने क्या माना बेटा, 3 λ/2। जब आपने 3 λ/2 माना तो क्या मिला, उच्छिष्ट। ऐसे ही मैं कह रहा हूं बेटा, आप घर पे जाना और मानना 5 λ/2 और इसको 5 भागों में बांटना। कितने भागों में? और एक्सप्लेन करना आपको एक बच जाएगा, ठीक है। तो वही वाला भाग पहुंचेगा वहां पर। ऐसे आप 7 λ/2 भी मान, तो ये सब जब मानोगे 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 तो क्या मिलने वाला है, उच्छिष्ट। क्या मिलने वाला है? और केंद्रीय उच्छिष्ट को छोड़कर जितने भी उच्छिष्ट मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गौड़ उच्छिष्ट या फिर द्वितीयक उच्छिष्ट। ये बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया? तो इसी चीज को आप फार्मूला में लिख सकते हो बढ़िया से। देखो 3, 5, 7 को जनरल टर्म में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2n+1। माइनस मत लिखना बेटा, प्लस करके 1 लिखना, क्योंकि हमको 1 नहीं चाहिए, है ना, डायरेक्ट 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 2n+1 करेंगे और इंटू λ/2 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करना, n का मान आप कुछ भी लेना, 1 लेना, 2 लेना, 3 लेना। बात समझ में आ रही है? ऐसे लेकर चल सकते हो। तो 1 लोगे तो 2 1 कम 2 1 3, ये मिलेगा 3 λ/2। 2 लेना, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 λ/2। 3 लेना, 3 दूनी 6 और 1 7 λ/2। ऐसे आपको मिलता चला जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला बन गया आपका, d sin थीटा बराबर 2n+1 इंटू λ/2। बात समझ में आ रही? अब ये सेम उसी तरीके से है बेटा, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर मैंने माना है, पहले 3 λ/2 मान लिया है और मानने के बाद वही चीज़ आपको समझा दिया गया है, सेम जैसे फिगर पीछे अभी बना हुआ है। और पी पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के लिए आप देखना 1 व 33 से चलने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर λ/2, ऐसे 2 और 34 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर λ/2, ऐसे सबसे मिलते चले जाएंगे। यानी पहला भाग और दूसरा भाग एक दूसरे को निरस्त कर देगा, ठीक है। वहां पर विपरीत कला में पहुंचेंगे, इनका कोई मतलब नहीं होगा और यही वाला भाग केवल पी पर पहुंचेगा और वहां पर दीप्त पट्टी बनाएगा, इसीलिए उसका कम चमकीला होगा। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पर लिखा है मध्य बने कण कम। हाँ बेटा, क्या लिखा है, 2 क्रमागत निम्निष्ठों के मध्य बने, फिर लिखते हैं कण कम। चलो भाई, कम चमकीले बैंड को द्वितीयक या गौड़ उच्छिष्ट कहते हैं। कम चमकीला बनता है क्योंकि 1 भाग ही पहुंच पाता है, 2 भाग क्या हो गए, खत्म हो गए। यहाँ पर लिखा है बेटा, स्पष्ट है B V', ये B है, ये B है और ये B' है। B V' वाले भाग से चलकर P पर पहुंचने वाली तरंगिकाएं कम तीव्रता वाली दीप्त बैंड निर्मित करेंगे और उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, उच्छिष्ट। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग 3 λ/2 को आगे बढ़ाते हुए ऐसे मान लेंगे, इसको पहले हटाओ, ये ठीक इसी प्रकार से हम लोग जब Bm यानी कि d sin थीटा का मान 3 λ/2 लेते हैं या फिर 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ/2 ऐसे लेते चले जाओगे, तब आप देखोगे P पर गौड़ उच्छिष्ट प्राप्त होगा। क्लियर है? ऐसे आपको मिलता जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे करके आप देख सकते हो। अच्छा, इसी को हम लोग ठीक से लिख लेंगे, d sin थीटा बराबर 2n+1 λ/2। n का मान क्या ले सकते हो, 1 2 3 4, क्या हुआ बताओ मुझे, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो बेटा, चूंकि थीटा क्या है, बहुत छोटा कोण है, जैसे पिछली बार हम लोग किए थे, तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा की जगह क्या लिखा है, थीटा, तो d थीटा बराबर 2n+1 इंटू λ/, थीटा रोकना और d गुणे में उधर जाएगा भाग। तो देखो थीटा बराबर +-2n+1 इंटू λ/, d भी उधर चला गया ना, तो 2d हो गया। प्लस माइनस का मतलब फिर आपको वही चीज समझना है कि केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर द्वितीयक उच्छिष्ट बनेंगे।
जहां थीटा क्या होगा बेटा, यनवी गौड़ उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि यन की जगह 1 रखोगे तो 2 1 कम 2 1 3 लैम्डा बाई 2d मिलेगा, जो कि पहले गौड़ उच्चिष्ट की स्थिति होगी। तो जब यन का मान 1 रखते हो तो पहला गौड़ उच्चिष्ट, यन का मान 2 रखोगे तो दूसरा गौड़ उच्चिष्ट, यन का मान 3 रखोगे तो तीसरा गौड़ उच्चिष्ट। इसीलिए जब यन की जगह यन लिखा है तो यनवा गौड़ उच्चिष्ट, और थीटा है तो इसलिए लिखोगे कोणीय स्थिति है। क्या है बेटा ये? कोणीय स्थिति। बस तो ऐसे रखा गया है। यन का मान यहाँ कितना रखा गया है? बिल्कुल सही, यन का मान यहाँ पर 1 रखा गया है, तो आपको प्रथम गौड़ उच्चिष्ट की स्थिति मिली है। और यहाँ पर यन का मान बेटा, तो ये द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट मिला है। प्लस माइनस का मतलब दोनों। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? तो गौड़ उच्चिष्ट की स्थिति आप ज्ञात कर ली। हाँ बिल्कुल, आप देखिए हमेशा 2 क्रमागत निम्निष्ठों के बीच में एक गौड़ उच्चिष्ट बनेगा ही बनेगा। कौन से निमिष होंगे? अब जैसे बनता है, कोई उसका फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई फिक्स नहीं है, कितना ही बनेगा। हाँ ये चीज है। चलो, हाँ लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पर तो लिमिटेड मिलेगा ही, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि हर बार प्रैक्टिकल में उतना ही मिले, तो इसलिए ऐसा बनेगा। ठीक है? अब समझना बेटा। अब देखो, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, इसको भैया आप लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फार्मूला है यही आपके सिलेबस में आई है, कोणीय चौड़ाई वाला। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस इसको समझना है। आप सब जानते हो बेटा, मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ। देखो मुख्य उच्चिष्ट यहाँ बन रहा है, तो दोनों ओर यहाँ भी और यहाँ भी प्रथम निम्निष्ठ होगा। उसके बीच में तो कोई उच्चिष्ट नहीं होगा ना, यहाँ से यहाँ तक मुख्य उच्चिष्ट होगा, उसके बाद निम्निष्ठ मिलेगा, प्रथम निम्निष्ठ। तो मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को, रेखीय दूरी को नहीं, कोणीय दूरी को, कि यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बन रहा है। क्लियर? उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? कोणीय चौड़ाई, और उसको हम लोग अल्फा बोल दे रहे हैं। अल्फा से यहाँ पर लिख ले रहे हैं। क्लियर है? और इसकी वैल्यू देखो हम लोग निकाल ले रहे हैं। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर क्या है? ये स्लिट होगा ए बी, यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट होगा। ध्यान से समझना है यहाँ, और यहाँ तक होगा। याद रखना, जब कोणीय और केंद्रीय उच्चिष्ट समाप्त होता है तब निम्निष्ठ मिलता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ तो तीव्रता बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ से धीरे धीरे कम होती 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 यहाँ पर पहुंचेगी। यहाँ अगर हम तीव्रता का और कोण का ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरीके से मिलता है बेटा। ये तीव्रता है और ये क्या है? थीटा। तो इधर भी तो थीटा होगा, माइनस वाला थीटा। ठीक है? ये बिंदु मान लेना 0 कोण है। 0 कोण होता है तो क्या मिलता है आपको? केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है बेटा। यहाँ पर मान लेना प्रथम निम्निष्ठ का कोण है। प्रथम निम्निष्ठ के लिए कोण कितना है बेटा? देखो, प्रथम निम्निष्ठ के लिए कोणीय स्थिति कितना है? थीटा 1 लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी, ऐसा लिख दो। हाँ भाई, ये कितना है बेटा? लैम्डा बाई, ये कितना होगा? लैम्डा बाई डी। बस ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। यहाँ पर 2 लैम्डा बाई डी, यहाँ पर भी बेटा -2 लैम्डा बाई, ऐसा होता है। तो तीव्रता देखना बेटा, यहाँ पर जब 0 डिग्री कोण होता है तो तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा तीव्रता धीरे धीरे घटेगी। बात समझ में आ रही है? और जहां पर लैम्डा बाई डी है वहां पर प्रथम निम्निष्ठ होगा, और तीव्रता देखो, तीव्रता वाई एक्सिस पे है ना, 0 होगी। क्लियर? ऐसे इधर भी, यहाँ पर ऐसे कुछ घटते घटते आएगा और यहाँ पर तीव्रता 0 होगी। फिर बीच में 2 क्रमागत निम्निष्ठों के बीच में एक उच्चिष्ट बनेगा ना, लेकिन उसकी तीव्रता क्या होगी? इससे कम होगी, तो कुछ इस प्रकार से, लेकिन फिर यहाँ पर 0 हो जाएगी, ऐसे फिर यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? इधर भी यहाँ पर फिर तीव्रता थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि उच्चिष्ट होगा ना, फिर तीव्रता यहाँ पर 0 क्योंकि दूसरा निम्निष्ठ आएगा, ऐसे ऐसे बनता जाएगा। ये बेटा तीव्रता और कोण, जो कोणीय स्थिति है, इनके बीच में आप ग्राफ खींच सकते हैं।
तो देखो यहाँ से यहाँ तक हुआ, पूरा का पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पूरा का पूरा वो केंद्रीय उच्छिष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो याद रखना कि यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, केंद्रीय उच्छिष्ट है, और उस बिंदु पर क्या है, निम्निष्ठ है। बहुत पतला सा बनाए थे ना, केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर जो निम्निष्ठ होता है बहुत कम होता है। ये पहले फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर जो प्रथम निम्निष्ठ है बहुत पतला है, बहुत पतली पट्टी बनी है, ठीक है। ओके, ये आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रथम निम्निष्ठ है और ये भी क्या है, प्रथम निम्निष्ठ है। तो दो केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों और प्रथम निम्निष्ठों के बीच की जो कोणीय चौड़ाई है वही केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो यहाँ से यहाँ पर जब ये तरंग विवर्तित होती है थीटा कोण पर, तो वहां पर क्या बनाती है, प्रथम निम्निष्ठ। सपोज करना प्रथम निम्निष्ठ के लिए कोणीय स्थिति क्या माने थे आप, θ1। क्या माने थे बेटा, ऐसे उधर भी तो बनाएगी प्रथम निम्निष्ठ, तो इसके लिए भी कोण कितना था बेटा, θ1। तो ध्यान देना, केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी तो ये पूरी की पूरी होगी। इसी को तो आप क्या बोलोगे, अल्फा। तो अल्फा बराबर आप बोलोगे θ1 प्लस θ1, दोनों ही प्रथम निम्निष्ठ है ना, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2θ1। अच्छा, θ1 की वैल्यू कितनी है बेटा, यही तो है, प्रथम निम्निष्ठ के लिए कोणीय स्थिति कितनी है, λ/d। वैल्यू पुट कर दो तो 2λ/d। लो, हो तो गया प्रूफ, खत्म। अब ये कोणीय चौड़ाई आपको बताया गया है। मान लो न्यूमेरिकल में रेखीय चौड़ाई पूछ रहा है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक यही तो होगा रेखीय चौड़ाई, W से लिखो, ये रेखीय चौड़ाई लंबाई वाला, बात समझ में, ये कोण वाला था तो कोणीय चौड़ाई। बोल दोगे सर अगर यहाँ से यहाँ तक हम x1 मान लें, क्या मान लें बेटा, तो भैया ये भी तो यहाँ से यहाँ तक x1 होगा। तो अगर W की वैल्यू हम बताएं तो x1 प्लस यानी कि 2, हाँ समझ में आ रही है। और x1 की वैल्यू कौन नहीं निकाल पाएगा भाई, ये कोण है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक कोण θ1 है, और θ1 कोण के सामने की भुजा ये क्या है, लंब। x1 क्या है बेटा, लंब। और ये क्या है, स्रोत, और ये क्या है, पर्दा। स्रोत से पर्दे तक की दूरी को आप मान लेना d। कितना मान लेना बेटा, d। d क्या है, आधार। ये क्या है, ये आधार है ना, ये लंब है और ये आधार है। और कोण बहुत छोटा है, जब कोण बहुत छोटा होता है बेटा तो इसको हम लोग tan कोण के बराबर मान सकते हैं। और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मतलब x1 और बटे आधार का मतलब कैपिटल D। x1 की वैल्यू चाहिए थी ना, तो यहाँ से x1 के लिए सॉल्व करना, d भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो x1 बराबर कितना आएगा, d इंटू θ1। और θ1 की वैल्यू आपके पास है, कहाँ है ये, θ1 की वैल्यू λ/b। वैल्यू पुट करना बेटा, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, 1 मिनट, हाँ ठीक है। d पहले तो x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू x1 की जगह कितना लिखोगे, d इंटू θ1। अब वैल्यू पुट कर देना बेटा, तो 2d θ1 की जगह पर λ/, ये लो कोणीय चौड़ाई आपको मिल गया। वो कोणीय चौड़ाई ये था और रेखीय चौड़ाई, कोई डाउट तो नहीं है। अब आप सभी जानते हो यहीं पर तो लेंस रखा जाता था, L2 यहीं तो रखा जाता था, और L2 के ये फोकस पर होता था, L2 के फोकस तल में होता था। फोकस तल में होने का मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से पर्दे तक की दूरी कितनी होगी, उसकी फोकस दूरी। तो लगभग बेटा f अप्रॉक्सीमेट d के बराबर होगा कि नहीं होगा। मान लो आपको फंसाना चाहे एग्जामिनर कि भैया तुम d वाला करके आए हो, ठीक है, पर्दे तक की दूरी हम लेंस से दूरी दे देंगे, लेंस की फोकस दूरी दे देंगे, तब कैसे लगाओगे। तो आप बता देना कि भैया जो लेंस और स्रोत के बीच की जो दूरी है, इस दूरी की तुलना में लेंस से पर्दे की दूरी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए हम लोग फोकस दूरी पर्दे की दूरी के बराबर ले सकते हैं। तो जहां पर आप d बोल रहे हो वहीं पर हम 2f λ/d रख सकते हैं। अब फंसाओ हमको, नहीं फंसा पाएगा ना। तो याद रखना आपके सिलेबस, मैंने जितनी भी थियरी पढ़ाई, ठीक है आपने समझ लिया, नोट्स बना लिया,
एग्जाम टाइम में कुछ भी पढ़ के आपको नहीं जाना, केवल और केवल ये फार्मूला और ये फार्मूला। लेकिन मैं डेरिवेट करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। फार्मूला भूल सकते हो लेकिन टेक्निक नहीं भूलोगे। याद तो रहेगा ना कि ऐसे सर ने प्रूफ किया था, 2 लाइन का डेरिवेशन है, फटाफट करके आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया। देखो भाई, इसमें कोई नई चीज मिल रही तो बताओ मुझे, कोई नई चीज मिल रही है? वही सब कुछ है। अल्फा बराबर 2 लैम्डा बाई डी आपने प्रूफ किया है, बस यहाँ पे मैंने वो ग्राफ नहीं बनवाया था। ठीक है, थीटा 1 क्या है? प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति है। प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति लैम्डा बाई डी है, हम लोग पहले ही पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे प्रथम निम्निष्ठ कहाँ गया भाई? ये प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति कितनी थी? लैम्डा थीटा 1 बराबर लैम्डा बाई डी। तो इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है लैम्डा बाई डी, हो गया प्रूफ। उसके बाद देखो W बराबर, W यही तो होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या होगा? W। तो W बराबर आप बताओगे x1 प्लस x2, 2x1। x1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया। हाँ, ये x1 की वैल्यू ये कैलकुलेट हो गया, d इंटू थीटा 1। तो यहाँ पर रखना 2d थीटा 1, और थीटा 1 की वैल्यू फिर यहाँ से उठा के रख देना लैम्डा बाई डी, हो गया। और यहाँ पर आप बता देना d बराबर f, तो 2f लैम्डा। क्यों ऐसा किया गया है तो आप बताना कि ये कहाँ पर स्थित था बेटा? L2 के फोकस तल में। कहाँ पर बेटा? और फोकस तल में तो जाहिर सी बात है कि D लगभग उसके फोकस के बराबर। हाँ बोलो। अच्छा, x2 लिखा है तो इसको सही कर दिया जाएगा। हाँ चलो बेटा, अब बात समझ में आ गई, यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो अब ध्यान देना, विवर्तन में आपसे पूछा क्या जाएगा एग्जाम में? जानकारी तो हो गया, ओथी भर ले। एग्जाम में केवल आपके यही है, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, इसी को बोलते हैं बेटा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। ये फार्मूला, ये फार्मूला, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक चीज आपसे पूछा जा सकता है, वो ये विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर, और ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है और ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, इसको आपको स्वयं से पढ़ना है। हालांकि मैं बोल दे रहा हूँ, 3-4 अंतर बोल दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। बात समझ में आ रही है? बाकी आप घर पे लिख लेना। पहला अंतर, सबसे पहला अंतर व्यतिकरण के लिए, ऐसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा विवर्तन। दोनों में अंतर समझना। व्यतिकरण में आप बोलते हो S1 और S2 2 स्रोत होते हैं, बात समझ में आ रही है, और 2 कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाली तरंगिकाओं के अध्यारोपण से आपको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। मैं इसमें बोल दे रहा हूँ, रिकॉर्ड हो जाएगा, आप लोग लिख लेना। और वैसे भी समझ रहे हो, व्यतिकरण में 2 कला संबद्ध स्रोत से चलने वाली तरंगिकाओं के अध्यारोपण से आपको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। लेकिन विवर्तन में एक ही स्रोत होता है बेटा, बात समझ में आ रही है? ए और बी एक ही स्रोत तो होता है, और इसी के विभिन्न बिंदुओं से यानी ए बी पर एक तरंग स्रोत है, वहां पर जो तरंगाग्र है, तो एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली तरंगिकाओं के अध्यारोपण के बाद आपको विवर्तन का पैटर्न प्राप्त होता है। कोई डाउट नहीं? तो पहली चीज तो प्राप्त कैसे होता है आप समझ रहे हैं, पहला पॉइंट, एक अंतर ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप बताओगे बेटा फ्रिंज की चौड़ाई, क्या बताओगे आप? फ्रिंज की चौड़ाई। तो व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, आप पढ़ चुके हो। अगर एक वर्णी प्रकाश है, कैसा है बेटा? तो पट्टियां बराबर होंगी, व्यतिकरण में क्या होंगी? बराबर होंगी। बात समझ में आ रही? लेकिन अगर श्वेत प्रकाश है तो बराबर भी नहीं हो सकती है, बराबर नहीं होगी, दोनों चीज हो सकता है। लेकिन विवर्तन में फिक्स है कि पट्टियां बराबर नहीं होंगी, बीच वाली जो होगी वो चौड़ी पड़ती है। क्लियर है? उसके बाद सारे क्या होंगे? तीव्रता और पट्टियां क्या होंगी? अच्छा, तीव्रता का भी एक अलग से लिख देना, तीसरा पॉइंट बना के बताना कि व्यतिकरण में प्रत्येक पट्टी की तीव्रता समान होती है। प्रत्येक पट्टी की तीव्रता क्या होती है? यानी फ्रिंज बोलना वहां पे। क्लियर है? और यहाँ पर सबकी तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट को छोड़कर ऐसा बोलोगे, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सर्वाधिक होती है, उसके बाद गौड़ उच्चिष्टों की तीव्रता लगातार घटती है। 3 पॉइंट हो गया। अच्छा, चौथा पॉइंट आप लिख देना बेटा, 3 पॉइंट हो गया। और क्या बता दिया जाए?
एक चीज याद रखना, चौथे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है, बड़े लेवल के आप परीक्षा देने जाओगे वहां पे, क्या कि यहाँ पे जो अदीप्त पट्टी बनती है बेटा, क्या अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता ये शून्य भी हो सकती है, बात समझ में आ रही है, या लगभग शून्य हो सकती है, दोनों हो सकता है। लेकिन यहां पे ध्यान देना बेटा, विवर्तन में जो अदीप्त फ्रिंज का मतलब निम्निष्ठ, बात समझ में आ रही है, उसकी जो तीव्रता है कभी भी शून्य नहीं होगी, कभी शून्य होगी नहीं, कुछ ना कुछ प्रकाश वहां भी रहेगा। इसीलिए इसका प्रतिरूप एकदम स्पष्ट कर सकते हो, जो दीप्त पट्टी है और अदीप्त पट्टी है, क्योंकि अगर शून्य तीव्रता क्या हुई अदीप्त पट्टी की शून्य, तो वहां पर एकदम काली पट्टी बनेगी, और जहां पर तीव्रता अधिक होगी यानी संपोषी व्यतिकरण होगा वहां पर चमकीली पट्टी बनेगी। तो अंतर आप स्पष्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा विभेद नहीं कर सकते।